नमस्कार साथियों। एक जेम्स बॉन्ड नामक एक बहुत मशहूर जासूसी फिल्म सीरीज है जिसमें जो सुपर एजेंट होता है 007 वो अपना परिचय कैसे देता है। वो कहता है माय नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। हमारे देश की राजनीति में एक एजेंट 56 है, नाम बताने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम है वो कौन है। वो परिचय उनका क्या है? माय नेम इज बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस एजेंट ने वित्तीय वर्ष 2016-17 और वित्तीय वर्ष 2021-22 में 5200 करोड़ रुपए अपनी पार्टी के खाते में इकट्ठे करने में ये बॉन्ड सफल हुआ। 5200 करोड़। कहां से आया पैसा? कोई हिसाब किताब नहीं। किसने दिया, क्यों दिया, उसकी एवज में आपने उसको क्या बेचा, देश का कौन सी संपत्ति बेच दी, कोई हिसाब नहीं। 5200 crores in 2 financial years in the coffers of the ruling party through electoral bonds, without any questions, without any answers, without the country getting to know what's the quid pro quo. Who did you get this money from? Why did you get this money? What did you give in return? कोई जवाब नहीं। और ऐसा नहीं है कि हमारे एजेंट 56 को पारदर्शिता पसंद नहीं है। गुप्ता जी के बेटे ने किसी के पेटीएम में 100 रुपए क्यों डाले, ये जानना चाहते हैं वो। यादव जी की बेटी के अकाउंट में 100 रुपए क्यों आए, ये भी जानना चाहते हैं वो। तो पारदर्शिता हम सब के लिए, लेकिन इनकी पार्टी के पास 5200 रुपए आ जाएं, 5000 करोड़ से ऊपर आ जाएं, किसी को वो सुराग नहीं देना चाहते। वो ये कहते हैं और ये मानते हैं कि पूरा देश बेईमान है, लेकिन मेरी ईमानदारी पर आपको आंख बंद करके, मुंह बंद करके, कान बंद करके यकीन करना होगा। ये हमारे बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड एजेंट 56 का मूल मंत्र है। और ये बड़ी अपारदर्शी स्कीम है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की। अरुण जेटली जी लाए थे 2017 में 7 जनवरी को। वो दिन हमारे लोकतंत्र के इतिहास में एक बहुत गलत दिन था। उस दिन से एक ऐसी परंपरा की नींव डली जिससे इलेक्टोरल फंडिंग बिल्कुल गैर पारदर्शी हो गई। चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, आरबीआई, सबकी कुछ आपत्तियां थी, लेकिन अरुण जेटली साहब अब हमारे बीच में नहीं रहे। उस वक्त हमने विरोध किया था क्योंकि ये मनी बिल की तरह से ये इसको पारित करा लिया। राज्यसभा में बिना चर्चा के हो गया, क्योंकि मनी बिल पे आप कर सकते हो ये। अनुच्छेद 110 के तहत इसे पारित करा दिया। जब इस अनुच्छेद के तहत आप, मनी बिल के तहत आप इसको पारित कराते हैं तो इस पे संशोधन करने की शक्ति राज्यसभा को नहीं होती। तो संविधान की भावना पर यह बहुत बड़ा हमला भी हुआ और लोकतंत्र पर यह उसके बाद से निरंतर हमला हो रहा है। एक अपारदर्शी तरीके से पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं। तो आप सोचिए कि एक मनी बिल से भारतीय जनता पार्टी ने विधायक खरीदने, सरकारें गिराने का सारा मनी जुटाने का इंतजाम इस एक मनी बिल से कर दिया। बाकी तमाम पार्टियों को आप जोड़ दीजिए तो भारतीय जनता पार्टी को 3 गुना चंदा इस इलेक्टोरल बॉन्ड से के माध्यम से अधिक मिला है। 3 गुना। यू ऐड the money received by all other political parties and then you compare that to what the BJP received, the BJP is 3 times higher. पहले क्या होता था? पहले होता था कि एक कंपनी अपने 3 साल के नेट प्रॉफिट का 7.5% से ज्यादा दान नहीं कर सकती थी। 7.5%
ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ 3 years, ये रूल था। लेकिन भाजपा सरकार ने वो लिमिट हटा दी। अब कंपनी को यह बताना भी नहीं है कि किसको कितना चंदा दिया। देखिए कितना अपारदर्शी है। व्यक्ति दे सकता है, कंपनी दे सकती है, बिना किसी को यह बताए कि कितना दिया, किसको दिया, क्यों दिया। इतना बड़ा बेनामी धन किसी पार्टी के खाते में आ जाए तो हमें अब स्पष्ट तौर पे समझ में आ रहा है कि काला धन कैसे सफेद होता है। जो राहुल जी कहते हैं कि वो फेयर एंड लवली स्कीम है, तो ये फेयर एंड लवली स्कीम का एक ज्वलंत उदाहरण है कि एक पार्टी के खाते में ये सारा पैसा जाता है और सफेद हो जाता है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, न इनके कोई छापे पड़ेंगे, न ये दरवाजे पे दस्तक देंगे इस पार्टी के। हर छोटे बड़े व्यापारी की नाक में दम कर दिया है इन एजेंसीज ने। राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है इन एजेंसीज के माध्यम से, वो आपके सामने है। लेकिन इतना बड़ा पैसा देश से, विदेश से, अलग अलग तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए आ रहा है, लेकिन इनका दरवाजा नहीं खटखटाया जा रहा। उसैया भय कोतवाल, कोई डर ही नहीं है। तो अब सवाल हमें मोदी जी से पूछना है। भारतीय जनता पार्टी, नड्डा जी से हम नहीं पूछते, हमें उनके लिए बुरा भी लगता है, तो उनसे, उनके प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है, तो उनका नाम लेना अच्छा नहीं लगता मुझे। हमारे कोलीग्स भी कहते हैं कि रहने दो उनको, क्यों परेशान करते हो। पार्टी में भी परेशान है, हम भी परेशान करें, अच्छा नहीं लगता। तो मोदी जी से और अमित शाह जी से ये सवाल पूछ रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स योजना के परिणाम स्वरूप जो आपने कॉरपोरेट दान की सीमा समाप्त कर दी, और जो आवश्यकता थी कंपनियों के पास कि उन्हें बताना पड़ता था किसको कितना दिया, वो भी आपने समाप्त कर दिया। क्या इससे आपने जानबूझकर क्रोनी कैपिटलिज्म को कानूनी जामा नहीं पहनाया? You've legitimized crony capitalism through this electoral bond scheme of yours. You've legitimized rent seeking by the government. स्टेट स्पॉन्सर्ड रेंट सीकिंग के अलावा ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम और कुछ नहीं है, सिर्फ यही है। मोदी सरकार हर संस्थान, आरबीआई, ईसीआई, सीआईसी पर बुलडोजर चलाने और लोकतंत्र को ध्वस्त करने के लिए अदालत को अब क्या कारण देगी? सुना है जनवरी में अदालत में यह मामला उठाया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चुनावी फंडिंग की पारदर्शी व्यवस्था चाहती है। हमने अपने पिछले मैनिफेस्टो में बड़े स्पष्ट तौर पे कहा था कि इस अपारदर्शी योजना को हम खत्म कर देंगे। हमने रायपुर के हमारे जो 85वां अधिवेशन था उसमें भी स्पष्ट तौर पे अपनी मंशा जाहिर की है, और आज फिर दोहराते हैं। कांग्रेस पार्टी स्टैंड्स एब्सोल्युटली अपोज्ड टू दिस ओपेक system of electoral funding. We had given some very constructive suggestions, not just in our manifesto of 2019, we also repeated, reiterated and elaborated in our 85th Adhiveshan in Raipur this year. We stand by that and we will expose, whenever we get a chance, we'll expose this crony capitalism of the BJP. Your questions, please. When we come to power, we will have a different system. We will not have this system. As of now, we demand total transparency in the funds received by BJP and other political parties. Let this be made public. Why do you have to hide from our own people? Why should this not be under RTI? Why should not these details not be made public? एक ही सवाल। जेम्स बॉन्ड से भी नहीं डरते लोग, इलेक्टोरल बॉन्ड से क्यों डरते हैं आप लोग?
Any other question? Because then I'll leave. One second. Flood situation is being there in the national capital, and on the other side we are witnessing a blame game because Aam Aadmi Party government is saying that Haryana government is responsible for this, and even they also want center to intervene into this entire matter. I was very shocked when I saw the letter written by Honorable Chief Minister of Delhi to the Honorable Home Minister asking him not to release water from Haryana. No, it's a very irresponsible letter. Do you want, as Chief Minister of Delhi, to cause havoc in your neighboring state of Haryana? Please do what you are supposed to do. Desilting of drains, for example. When I was a part of this Delhi government, I remember the then Chief Minister, Sheila ji, used to have a chart on her table. Which drain got desilted when? There was a timetable there. Now, if any one of you wants to do an investigative piece, go and find out which drain was desilted when. I've just given you one example of desilting of drains. There are several such examples. So if you are not able to govern the way you should govern, you cannot expect the neighboring states to be submerged because of your irresponsibility. This blame game has continued for a very long time now. For the last 8-9 years, we've been watching LG versus CM, Delhi versus Center, and it's unprecedented, it's shameful. Both sides should think of the price being paid by the people of Delhi. हाँ, इसी को हिंदी में, लेकिन एक जानकारी ये भी आ रही है कि प्रधानमंत्री पहले से दिल्ली की फ्लड को लेकर चिंतित हैं कि वहाँ से उन्होंने गृह मंत्री और दिल्ली के एलजी से इस बारे में चर्चा की है और कहा है कि एकदम सारे कदम उठाए जाएं। जब पिछली बार भी विदेश गए थे तो वहाँ जाते ही उन्हें मणिपुर की बड़ी चिंता हो गई थी। जब भी विदेश जाते हैं वहाँ जाके उन्हें देश की चिंता हो जाती है, और जब देश में रहते हैं तो पता नहीं कहाँ की चिंता होती है। तो प्रधानमंत्री जो थिएट्रिक्स होती हैं, हर चीज को एक इवेंट बनाना, सोर्सेज कह रहे हैं प्रधानमंत्री चिंतित हैं, ये सोर्सेज पता नहीं कौन है साहब, इन्हें बड़ी जल्दी पता चल जाता है। कोई जोशी जी बैठे होते हैं वहां से फोन करते हैं कि सोर्सेज कह रहे हैं प्रधानमंत्री चिंतित हैं, आप लोग चला देते हैं सोर्सेज कह रहे हैं प्रधानमंत्री चिंतित हैं। अरे चिंतित हैं तो देश में जब थे तो आपने क्या किया था? नहीं, आप चिंतित हुए थे जंतर मंतर पे रेसलर्स बैठे थी तो क्यों नहीं चिंतित हुए थे? पड़ोस में ही थे आपके, चले जाते। तो प्रधानमंत्री के जो सोर्स है ना, जो बताते हैं आपको वो चिंतित हैं, तो उन सोर्सेज से पूछिए साहब आपका सोर्स क्या है, और ये विदेश में ही जाकर क्यों चिंतित होते हैं? जब यहां थे दिल्ली में तब क्या किया था? पवन जी, वो हिंदी में बता। पिछले 8-9 साल से हमने दिल्ली में देखा कि एक ब्लेम गेम चल रहा है, एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराना और खुद अपनी जिम्मेदारी से बच के भागना। जो एक पत्र अभी 4 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी ने गृह मंत्री को लिखा कि हथिनी बराज से पानी न छोड़ा जाए, ये बड़ा गैर जिम्मेदाराना पत्र था। क्यों? आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं तो आप क्या चाहते हैं कि हरियाणा डूब जाए? आप अपनी जिम्मेदारियां का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप पड़ोसी राज्य के लिए बुरा चाहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं नालों की सफाई का। जब हम दिल्ली सरकार में थे, शीला जी मुख्यमंत्री थी, तो एक टाइम टेबल उनकी टेबल पे आ जाता था कि इस महीने में ये सफाई हुई इस नाले की, इतने दिन लगे, अगली जो डेट है वो ये है सफाई की। एक सिस्टम होता था। आप पूछिए इस सरकार से, मैं आपको इस सरकार को चुनौती देता हूं, बताएं एक टाइम टेबल रिलीज करें, कौन से नाले की कब सफाई हुई थी। एक उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो अपनी जिम्मेदारी का पालन करते हुए नहीं दिखती दिल्ली सरकार। आप एक्सपेंशनिस्ट मोड पे रहेंगे साहब, दिल्ली जीत लिया, फतेह करना है अब अगला राज्य। हुजूर जो जीता उसका भी तो ध्यान दे दीजिए जरा। तो इस ब्लेम गेम में
इस गैर जिम्मेदाराना जो तरीका है इनका, उससे दिल्ली की जनता एक भारी कीमत अदा कर रही है। पवन जी, एक आरटीआई के माध्यम खुलासा हुआ, प्रधानमंत्री पिछले दिनों 4 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाते हैं, इसमें सरकार का 5 करोड़ 60 लाख रुपए सिर्फ झंडी दिखाने में खर्च होता है। ये जैसा कि मैंने आपको कहा, ये प्रचार की ही सरकार है। आप इनका बजट देखिए। अभी कल जयराम रमेश जी ने एक ट्वीट किया था, आपने भी देखा होगा, कल सुबह ही किया था, कि कैसे हर विभाग के बजट से 1% 40% बोला है कि आप सेंट्रल बजट में डाल दीजिए प्रचार के लिए। तो प्रचार के आधार पर यह सरकार चलती है। दिस इज अ गवर्नमेंट बाय पब्लिसिटी, फॉर पब्लिसिटी, ऑफ पब्लिसिटी। प्रचार के लिए, प्रचार के द्वारा, प्रचार की सरकार। So, a 20-year-old Dalit girl has been killed in Rajasthan. First, acid was being thrown on her, then she was being dumped in a well. Now, BJP is saying that the law and order situation is deteriorating in Rajasthan, and government is responsible for Well, this. the BJP has, before they speak, they should look at the map of India. And they will not be able to speak after that when they start from Uttar Pradesh and go on to Madhya Pradesh. In these two states itself, they'll keep quiet. As far as the horrible instance of this killing is concerned in Rajasthan, the Chief Minister has ordered for an absolutely strict action against the culprits. Rajasthan government has had a track record over the last 4 years of not letting the culprits go scot-free. I'll remind you of another horrible killing which happened in my city, Udaipur, Kanhaiya Lal ji. The killers turned out to be members of the BJP. Mr. Ashok Gehlot's police, within hours of this killing, was able to arrest these culprits. The NIA hasn't really moved much. I'm just giving you one example. There are several such examples of very prompt action by the Ashok Gehlot administration.